हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अभी देखिए फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म वो भरे जा चुके हैं और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है। तो उन्हीं के लिए हमारी क्लासेज चल रही थी। बीच में हमने बंद कर दी थी किसी कारणवश, कुछ शादी वगैरह का सीज़न चल रहा था, घर में भी शादी थी, इस कारण से डिस्टरबेंस था, रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाई थी। और अभी भी क्या है, जैसे मैं टाइप करके वैसे क्लासेस ले रहा था तो वैसे नहीं ले पाया था। अभी ये पूरी चीज़ें हैं वो आपको इसको मैंने टाइप करके अच्छे से नोट्स तैयार करके उसी के अकॉर्डिंग लिए भाई। अगर आप इन्हीं चीज़ों को और अन्य तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ये वाला जो टॉपिक है हम इसी प्रकार से इसको कंप्लीट करते हैं, पचित भोजन का अवशोषण। देखिए इससे पहले हमारा कंप्लीट हो चुका था, एक अच्छे नोट्स पैटर्न के माध्यम से हमने पूरी क्लासेज जो वो डिस्कस की थी, शानदार डायग्राम के द्वारा समझा था। अभी कुछ टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण हम जैसे हमारे टाइप किए गए हैं नोट्स उसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है पचित भोजन का अवशोषण। भाई पाचन हमने कंप्लीट कर लिया था, अब अवशोषण किस प्रकार से होता है उस अवशोषण की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करता है। यानी कि जो भोजन हमने अवशोषित किया है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, वो भोजन के जो उत्पाद होते हैं वो हमारी या तो ब्लड के अंदर जाए या फिर लसिका के अंदर प्रवेश करे। तो ये जो प्रवेश करने की जो प्रक्रिया वो अवशोषण कहलाती है। यह प्रक्रिया देखिए निष्क्रिय प्रकार की हो सकती है, यानी कि जिसमें एनर्जी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय प्रकार की हो सकती है या फिर सुसाध्य परिवहन क्रिया विधि द्वारा संपादित हो सकती है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, क्लोराइडाइन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण द्वारा रक्त में पहुंचती है। भाई ये जैसे यहाँ पर ग्लूकोज की हमने बात की है, एमिनो एसिड है और क्लोराइडाइन है, इनकी कुछ मात्रा तो आपके सीधे ही विसरण द्वारा ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना ये किस कारण से होता है भाई? सांद्र प्रवणता के कारण होता है, सांद्रता प्रवणता के कारण होता है, जिसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कह देते हैं। इसी पर निर्भर करता है। इन पदार्थों का ब्लड में पहुंचना किस पे निर्भर करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता पर। जब फ्रक्टोज तथा कुछ अन्य अमीनो अम्ल का परिवहन वाहक अणुओं जैसे कि सोडियम आयन की मदद से होता है तो इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं, यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कह देते हैं इसको। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ग्लूकोज, एमिनो एसिड और क्लोराइड आयन है, इसकी कुछ मात्रा तो सामान्य विसरण के द्वारा ब्लड में पहुंच जाती है और ये जो होता है ये ब्लड में पहुंचने की क्रिया सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। फ्रक्टोज और कुछ एमिनो एसिड ऐसे होती हैं जिनको परिवहन के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम आयन की मदद से इनका ब्लड में पहुंचाया जाता है। तो ये जो क्रियाविधि ये सुसाध्य परिवहन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। जल का परिवहन प्रासरणीय प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। भाई देखिए सक्रिय सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या होता है? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट करना। लेकिन सक्रिय परिवहन में क्या होगा? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और इसके विरुद्ध होगा, उल्टा होगा, यानी कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विभिन्न पोषक तत्व जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड, सोडियम आयन, इनका रक्त में अवशोषणी इसी क्रियाविधि के द्वारा होता है। भाई ये याद रख लेना, जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, इनका जो अवशोषण होता है ये सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। एक बार यहाँ पर हम देखिए मुख में अवशोषण, आमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में किन किन का अवशोषण होता है, फिर इनको हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आते हैं और वे आश्रित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं। मतलब कुछ औषधियाँ होती हैं जिनका अवशोषण मुख में ही हो जाता है। आमाशय में देखिए जल, सरल शर्करा, एल्कोहल, इनमें औषधि भी आप लिख सकते हैं भाई। आमाशय में औषधि का भी अवशोषण होता है, तो इनका अवशोषण आपके आमाशय में हो जाता है। पोषक तत्वों के अवशोषण का प्रमुख अंग छोटी आंत होती है भाई। सबसे ज़्यादा अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो छोटी आंत के अंदर की होती है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल
अमीनो अम्ल, ये सभी म्यूकोसा द्वारा रक्त प्रवाह और लसिका में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन पदार्थों को किसमें, ब्लड में अवशोषित कर लिया जाता है भाई। जैसे ये ग्लिसरॉल है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनका अवशोषण लसिका के द्वारा होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। बड़ी आंत में क्या होता है भाई, कुछ मात्रा में जल का तो अधिक मात्रा में अवशोषण होता है बड़ी आंत में, लेकिन कुछ खनिज और जो औषधि होती हैं इनका अवशोषण आपकी बड़ी आंत में होता है। अब पहले हम मुख गुहा में अवशोषण की बात करते हैं। तो मुख ग्रसनी गुहा एवं गर्शिका में भोजन के किसी अंश का अवशोषण नहीं होता है भाई। सामान्यतः भोजन के किसी अंश का अवशोषण नहीं होता है। यहाँ पर अवशोषण जो होता है या तो कुछ मेडिसिन्स है, दवाइयाँ हैं, उनका अवशोषण हो जाता है, या फिर एल्कोहल का अवशोषण है वो कुछ मात्रा में मुख गुहा के अंतर्गत होता है। जैसे आइसोप्रेनेलिन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, स्टेरॉइड्स, एल्केलॉइड्स, इनका अवशोषण आपके मुख गुहा के अंतर्गत होता है। अब हम आमाशय की बात करते हैं। आमाशय में किन का अवशोषण होता है, तो आमाशय में पानी यानी कि जल का, कुछ लवण, ग्लूकोज, एल्कोहल, इनका अवशोषण आपके आमाशय में होता है। एल्कोहल आमाशय में पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है भाई, पूर्ण रूप से अवशोषित। क्वेश्चन बन सकता है एल्कोहल का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। ये पदार्थ आमाशय की सतह से अवशोषित होकर के अशुद्ध रुधिर में चले जाते हैं। अब हम ग्रहणी की बात कर लेते हैं, जो छोटी आंत का ही भाग होता है एक। ग्रहणी में लोह यानी कि आयरन और कैल्शियम आयनों का अवशोषण होता है। आयरन और कैल्शियम आयन का अवशोषण है वो आपके किस में होता है, ग्रहणी के अंतर्गत होता है। अब मध्यांतर में अवशोषण की बात कर लेते हैं। मध्यांतर में सबसे अधिक अवशोषण की क्रिया होती है भाई। गट के ल्यूमन यानी कि जो आंत होती है उसके ल्यूमन में असंख्य सूक्ष्म फोल्ड या अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। विली कहा जाता है भाई इन्हें, विली। इन रसांकुरों में रक्त वाहिनियां तथा लसिका वाहिनियों की आपूर्ति होती है, यानी कि ब्लड और जो लसिका है वो इसी के रसांकुर के अंदर ही उपस्थित होता है, ये हम मान सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी लसिका वाहिनी केंद्रीय होती है, जिसे लैक्टियल कहते हैं। केंद्रीय लैक्टियल या सेंट्रल लैक्टियल या फिर केंद्रीय लसिका वाहिनी कह देते हैं, जो कोशिकाएं रसांकुरों को घेर कर रखती है। इनमें काफ़ी सारे सूक्ष्म दंतनुमा उभार निकले रहते हैं, जिसे माइक्रोविली कहते हैं भाई। रसांकुर विली होगी, फिर माइक्रोविली यानी कि सूक्ष्मांकुर जिसे हम कहते हैं, सूक्ष्म रसांकुर, या ब्रूस बॉर्डर का निर्माण कर लेते हैं। बहुत सारे होते हैं ये बहुत सारे पाए जाते हैं भाई। और ये क्या करते हैं, अवशोषणीय जो क्षेत्रफल होता है भोजन का उसको बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अधिक मात्रा में अवशोषण हो सके। जैसे यहाँ पर डायग्राम दे रखा होगा, तो ये देखिए भाई, ये जो सूक्ष्म अंकुर है ना, ये छोटे छोटे हैं। इनको डायग्राम के द्वारा फिर समझेंगे एक बार। ये थ्योरेटिकल पोर्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या देखा हमने इसमें कि भाई जितनी भी सेल्स होती हैं उनके ल्यूमन के अंदर की ओर रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर चारों ओर से वाहिनी और लसिका वाहिनियों के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इनमें केंद्रीय जो वाहिनी होती है उसको केंद्रीय लैक्टियल कह देते हैं, और रसांकुरों को घेर के रखती है ये। इनमें और भी छोटे उभार देखने को मिलते हैं, जिन्हें माइक्रोविल या रसांकुर, सूक्ष्मांकुर कह देते हैं। ये ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करती हैं और अवशोषणीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। म्यूकस एपिथेलियम की सतह पर काफ़ी सारे एकल कोशिकीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन एकल कोशिकीय ग्रंथियों को हम म्यूकस या गोबलेट कोशिकाएं कह देते हैं। म्यूकस या गोबलेट कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है म्यूकस का स्रावण करना, ठीक है ना। और ये एक ग्रीस की भांति कार्य करते हैं, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में सहायता करती है, यानी कि एपिथेलियम सतह को नष्ट होने से बचाती है और भोजन के पाचन में, यानी कि इस एपिथेलियम सतह का पाचन न हो सके इसके लिए भी ये बचाती है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, जब अपशिष्ट पदार्थ को त्याग करना होता है तो उस समय म्यूकस मिक्स होने के कारण वो आसानी से त्याग कर दिया जाता है। रसांकुरों की लाइनिंग कोशिकाएं कोलुमनर एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, जिसे एंटेरोसाइट कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बन सकता है क्वेश्चन। एंटेरोसाइट की सतह पर काफ़ी सारे सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो ये जो होता है भाई छोटी आंत के अंतर्गत जो मध्यांतर वाला भाग है उसमें ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें तो इस प्रकार की संरचना होती है और इन पे पाए जाते हैं ये इस प्रकार से रसांकुर। ये मैं ऐसे रफली डायग्राम के द्वारा बना के रहा हूँ। इस प्रकार से रसांकुर देखने को मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण की बात कर लेते हैं। पाचन तो हो गया, अवशोषण की बात करते हैं भाई। हमारे भोजन का मुख्य का जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी बात करें तो वो स्टार्च होता है भाई।
स्टार्च किन से प्राप्त होता है? चावल या गेहूं से। ठीक है। स्टार्च का अग्नाशय एमाइलेज की उपस्थिति में अपघटन होने पर माल्टोज व माल्टोट्रायोज में बदल दिया जाता है। सकस एंटेरिकस की उपस्थिति में कुछ डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में टूट जाते हैं। देखिए भाई, माल्टोज और जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज में बदल दिया जाता है एमाइलेज के द्वारा, और सकस एंटेरिकस जो होता है इसमें उपस्थित कुछ डाइसेक्राइड्स होते हैं उनको मोनोसेक्राइड में बदल दिया जाता है। शेष डाइसेक्राइड प्रत्यक्ष रूप से एंटेरोसाइट की ब्रूश बॉर्डर में प्रवेश करते हैं। इन स्थानों पर एंजाइम द्वारा शेष हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि जो बच गए डाइसेक्राइड उनका फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा और फिर वो डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में बदल जाते हैं। अब विलाई जो होती है सूक्ष्मांकुर, ये मोनोसेक्राइड को अवशोषण करके केशिका रक्त में डाल देती है, ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है और ये पोर्टल सीरा में चला जाता है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें चला जाता है। ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, ग्लूकोज अणुओं का सक्रिय अवशोषण सोडियम अम्ल के साथ साथ स्थानांतरण यानी कि सिम्पोर्ट क्रियाविधि से होता है, ये याद रख लेना भाई। जबकि फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड अवशोषण होता है। भाई ग्लूकोज का सक्रिय अवशोषण होगा और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड अवशोषण होगा, और इसका मुख्य कारण क्या होता है भाई, कोशिका में ग्लूकोज की सांद्रता अधिक जबकि फ्रक्टोज की सांद्रता कम होती है। इसी कारण से क्या होगा, ग्लूकोज का जो अवशोषण होगा ये तो सक्रिय प्रकार का होगा और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी कार्बोहाइड्रेट का। अब अमीनो अम्ल का पाचन व अवशोषण की बात करते हैं। सभी तरह के प्रोटीन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आदि के संपर्क में आते हैं। जितने भी प्रोटीन, यानी कि मुख्य रूप से हम बात करें भाई प्रोटीन पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन कार्य करते हैं, काइमोट्रिप्सिन कार्य करता है। फिर प्रोटीन जब टूटता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, उन पे कार्य करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेड जैसे एंजाइम, और ये कार्य करके इनको किस में बदल देते हैं, ट्राई, डाई या मुक्त एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो एल एमिनो एसिड और एक डी एमिनो एसिड। एल एमिनो एसिड प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं जब तथा इसका जो सक्रिय अवशोषण सांद्रता गुणांक के विरुद्ध होता है। इनका जो अवशोषण होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है, यानी कि सक्रिय प्रकार का अवशोषण होता है। जबकि डी एमिनो एसिड का अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण विधि के द्वारा होता है, यानी कि विसरण के द्वारा होता है। भाई दोनों याद रख लेना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया भाई एल एमिनो एसिड का अवशोषण किस प्रकार का होता है तो सक्रिय अवशोषण होता है, डी एमिनो एसिड का अवशोषण किस प्रकार का होता है तो ये निष्क्रिय या विसरण के द्वारा होता है। डाई और ट्राई पेप्टाइड एंटेरोसाइट में प्रवेश करते हैं और डाई पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एमिनो एसिड में टूट जाते हैं और फिर पोर्टल रक्त में डाल दिए जाते हैं, अशुद्ध रक्त में डाल दिए जाते हैं। भाई जो डाई ट्राई रह जाते हैं पेप्टाइड, उनको फिर डाई पेप्टाइडेज एंजाइम एमिनो एसिड में बदल देता है। तो ये एमिनो अम्ल का पाचन व अवशोषण की बात कर ली। एक बार इस डायग्राम के द्वारा पूरी चीज़ को समझते हैं। भाई यहाँ पर ग्लूकोज और गिलेक्टोज जो होता है, ये भाई ग्लूकोज गिलेक्टोज है। यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम आयन, सोडियम आयन के थ्रू यहाँ से ट्रांसफर होता है। कहाँ पे चले जाते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स चले जाते हैं आपके इन विली के द्वारा ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स की कैपिलरी यहाँ पर दिखाई गई, तो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं सीधे के सीधे ग्लूकोज और गिलेक्टोज। लेकिन जब फ्रक्टोज की बात आती है, ये तो सामान्य डिफ्यूजन होता है भाई, सक्रिय डिफ्यूजन हम मान सकते हैं इसको, सक्रिय, ठीक है ना, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। लेकिन फ्रक्टोज की जब बात आती है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा आपकी इस कोशिका में पहुंचता भाई, विली के माध्यम से इस सेल्स में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचता है और फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से ये आपके ब्लड में चला जाता है। ओके, आगे हम एमिनो एसिड की बात करते हैं। ये रहा एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड भी क्या होता है, बस सक्रिय परिवहन के द्वारा ही ये कहाँ पहुँचता है, सोडियम आयन के माध्यम से पहुँचता है। एमिनो एसिड पहुँचता है आपके इस सेल्स के अंदर। दोबारा से ध्यान में रख लेना भाई, एमिनो एसिड होते हैं ये सक्रिय परिवहन के माध्यम से या सक्रिय क्रियाविधि के माध्यम से सोडियम आयन के माध्यम से या सोडियम आयन के साथ ये आपके पहुंच जाते हैं भाई, विली जो सेल्स होती है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज जो होते हैं, मतलब डाइपेप्टाइड है 2 एमिनो एसिड की श्रृंखला और ये 3 एमिनो एसिड की श्रृंखला, ये भी क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से H+ आयन के साथ में ये भी पहुँच जाते हैं सेल्स के अंदर, और फिर ये डाइपेप्टाइडाइज एंजाइम के द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है, एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है।
और फिर ये एमिनो एसिड इस सेल्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर होता है डिफ्यूजन, सामान्य विसरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ये ब्लड में पहुँच जाते हैं। फिर छोटी छोटी फैटी एसिड की जो श्रृंखलाएँ होती हैं इनमें सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से ये सेल्स में पहुँचते हैं, जबकि जो लंबी फैटी एसिड की चैन होती हैं, लंबी फैटी एसिड की चैन होती है, ये क्या करती हैं भाई, जैसे हम मिसेली बोल सकते हैं इसको, और इसका फिर क्या हो जाता है, मिसेली का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा भाई पीछे, पाचन की क्रिया होती है उसमें मिसेली के अंतर्गत क्या होगा, लॉन्ग फैटी एसिड अलग हो जाती है और ये मोनोसेक्राइड मोनोग्लिसरेल्डिहाइड अलग हो जाते हैं। तो लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स होते हैं और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा किस में प्रवेश कर जाते हैं, या आपके इसमें प्रवेश कर जाते हैं सेल्स के अंदर। ओके, यहाँ पर जो ट्राइग्लिसराइड जो प्रवेश करते हैं, ये लॉन्ग फैटी एसिड की चैन होती है, ट्राइग्लिसराइड रूप में ही होते हैं भाई। ये ब्रूस बॉर्डर या देखिए यहाँ पे लिखाया गया है, और ये ल्यूमेन के अंदर होते हैं। जब ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में पहुँचते हैं तो इनका फिर टुकड़ा होता है भाई, ट्राइग्लिसराइड के टुकड़े होते हैं, और फिर ये ट्राइग्लिसराइड होते हुए काइलोमाइक्रोन का, पहले मिसेली फिर काइलोमाइक्रोन का निर्माण। काइलोमाइक्रोन का मतलब होता है मध्य में तो आपकी क्या होते हैं भाई, फैटी एसिड, और बाद में प्रोटीन की श्रृंखला होती है। ये काइलोमाइक्रोन पहुँचते हैं आपके लैक्टियल वेसल्स के अंदर, जो कि एक प्रकार की क्या लस्सिका वाहिनी है, केंद्रीय लस्सिका वाहिनी, उसमें पहुँचते हैं भाई। तो सीधा सा मतलब है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का जो परिवहन होता है ये सक्रिय परिवहन होता है। फ्रक्टोज फैसिलिटेड डिफ्यूजन के माध्यम से अवशोषित होता है। एमिनो एसिड जो होते हैं ये भी सामान्य डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित होते हैं। छोटी श्रृंखलाएँ होती हैं फैटी एसिड की, वो तो डिफ्यूजन के माध्यम से चली जाती हैं, और बड़ी श्रृंखलाएँ होती हैं ये आपके ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही सेल्स में चली जाती हैं, और ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही या काइलोमाइक्रेन के रूप में कहाँ पहुँचती है, वे लैक्टियल में पहुँचती है। ओके, ये देख सकते हैं आप, इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। थोरेसिक डक्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा हार्ट, और ये आपके लेफ्ट सब क्लेवियन ये लीवर है, और ये हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये बीच में देखिए भाई ये आपकी लिम्फ है, ये बीच वाली लिम्फ है, और ये आपकी ब्लड है। तो देखिए ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें जाती है, देखिए ब्लड में आपका देखिए भाई मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ये आपके ब्लड में जाते हैं, आप देख सकते हैं। एमिनो एसिड ये ब्लड के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शॉर्ट छोटी छोटी जो चैन होती है फैटी एसिड की, वो ब्लड के द्वारा अवशोषित होती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है भाई लिम्फ के द्वारा, लिम्फेटिक वेसल्स है ये, इसके द्वारा किस चीज़ का अवशोषण होता है, ये लैक्टियल बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर देखिए भाई काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन में क्या होता है, प्रोटीन होता है, साथ में आपका जो फैटी एसिड होते हैं लंबी श्रृंखलाएँ वो होती हैं, उनके चारों ओर प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये अवशोषित होता है भाई। फैटी एसिड की जो लंबी श्रृंखलाएँ हैं वो आपके लैक्टियल के द्वारा अवशोषित किए जाती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, देखिए बड़ी वसा की श्रृंखलाएँ जो होती हैं ये तो आपके लैक्टियल लिम्फ के द्वारा अवशोषित होती हैं, जबकि एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड और छोटी फैटी एसिड की श्रृंखलाएँ ये अवशोषित होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ठीक है, वसा के पाचन और अवशोषण की बात कर लेते हैं, वैसे तो समझ चुके हैं हम इसको। देखिए भाई ट्राइग्लिसराइड का एक अणु पेंक्रियाटिक लाइपेज की उपस्थिति में जल अपघटित होकर मोनोग्लिसराइड के एक अणु और वसीय अम्ल के 2 अणु में परिवर्तित हो जाता है। देखिए भाई ये किस प्रकार से होता है, जो आपका ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल जो होता है, इस ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड जुड़े रहते हैं भाई। ठीक है ना, 3 फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। यहाँ पर लाइपेज क्रिया करता है, जिससे क्या हो जाता है, एक आपका फैटी एसिड अलग हो जाता है और फिर वसीय अम्ल के 2 अणु अलग हो जाते हैं भाई, ये जुड़े हुए रहते हैं, मतलब डाई ग्लिसराइड हम बोल सकते हैं इसको। जल अपघटन के बाद बाइल अम्ल या जो बाइल जूस होता है, मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल मिलकर के एक जटिल का निर्माण करते हैं, जिसे मिश्रित मिसेली कह देते हैं भाई। यानी कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस और साथ में आपका जो वसीय अम्ल होते हैं, ये मिलकर के मिसेली का निर्माण करते हैं, जो जल में घुलनशील होती है और ये एंटेरोसाइट में प्रवेश कर जाती है। एंटेरोसाइट में मोनोग्लिसराइड्स और वसीय अम्ल दोबारा संश्लेषित होते हैं और ट्राइग्लिसराइड का एक अणु बनता है। ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन की थोड़ी मात्रा से मिलकर एक जटिल उत्पाद बनाता है, जिसे काइलोमाइक्रेन कहते हैं। अभी तो बताया मैंने भाई 3 फैटी एसिड के अणु हो गए, इसके साथ में जुड़ा हुआ आपका ग्लिसरॉल, और इसके चारों ओर एक कवरिंग बन जाती है किसकी, प्रोटीन की। ये श्रृंखला जो बनती है ये कहलाती है काइलोमाइक्रोन।
देखिए दो नाम आए यहाँ पे, दोनों ही याद रख लेना आप। एक तो काइलोमाइक्रोन जिसमें प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड होता है, और एक आया आपका मिसेली। मिसेली आया है। मिसेली में क्या होता है, यानी कि वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड और बाइल अम्ल जुड़ करके क्या बनाते हैं, मिसेली का निर्माण करते हैं। काइलोमाइक्रोन लैक्टियल में प्रवेश करता है, जो वश्य नलिका होती है उसमें। वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण भोज्य वसा के साथ में हो जाता है, यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं एडी के, उनका भी इसी के साथ में अवशोषण हो जाता है भाई। जबकि पानी में घुलनशील विटामिन निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा या विसरण के द्वारा ब्लड में अवशोषित किए जाते हैं। विटामिन B12 आंतरिक कारक इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ अवशोषित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सभी चीज़ें, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। इलियम में विटामिन B12 और बाइल लवण का अवशोषण होता है इलियम में। कोलन में केवल उपापचय क्रियाओं से निर्मित जल का अवशोषण होता है कोलन के अंदर, ठीक है ना। देखिए क्या क्या चीज़ें देखी अभी हमने कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है इनका अवशोषण है वो काइलोमाइक्रोन के अवशोषण के साथ ही हो जाता है, और निष्क्रिय ये सक्रिय रूप में होता है, ठीक है। जबकि पानी में घुलनशील विटामिन होती है निष्क्रिय विसरण के द्वारा अवशोषित होते हैं। विटामिन B12 जो होता है ये आंतरिक कारक के इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ में अवशोषित होता है, और इलियम में B12 तथा बाइल लवण का अवशोषण होता है। कोलन में केवल उपापचय क्रिया से जो जल बनता है वो अवशोषित होता है। आहार नाल में निकलने वाली सभी लिम्फ कोशिकाएं, आहार नाल से निकलने वाली सभी लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लसिका वाहिनियां लिम्फ वेसल्स बनाती है। आहार नाल से निकली सभी लसिका वाहिनियां बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी लेफ्ट थोरेसिक लिम्फ डक्ट में जाकर के खुलती है, और यह वाहिनी फिर से सब क्लेविकल सीरा में खुलती है, अर्थात रक्त में चली जाती है। रक्त द्वारा वसा हृदय में चली जाती है, और फिर से हृदय से फिर वसा पूरे शरीर में वितरित कर दी जाती है। देखिए ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी है, ये यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। ये रही लिम्फेटिक वेसल से, यहाँ से होती थोरेसिक डक्ट से होती है, फिर ये ब्लड में चली जाती है भाई, लिम्फ सबक्यूलियल वेन में, और फिर आपके हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वसा के अलावा पचित भोजन के अन्य पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल, विटामिन से खनिज लवण अवशोषित होने के पश्चात रक्त केशिकाओं में प्रवेश करते हैं, ये सीधे ही रक्त केशिकाओं में चले जाते हैं। आहार नाल से निकली सभी रक्त केशिकाएं मिलकर यकृत निवाही का सीरा हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती है। यह सीरा पचित भोजन के पदार्थों को यकृत में ले जाती है। यकृत से यकृत सीरा एवं फिर पश्च महासीरा द्वारा इनको हृदय में पहुंचा दिया जाता है। हृदय इनको संपूर्ण शरीर में वितरित करता है, और यकृत भोजन के पदार्थों पर कुछ आवश्यक व महत्वपूर्ण क्रियाएं करता है। तो ये कुछ पाचन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट, अवशोषण से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब कोलन में अवशोषण होता है उसकी बात कर लेते हैं। कोलन के अंदर नेक्स्ट है कोलन में अवशोषण। कोलन की बात करते हैं तो कोलन द्वारा अपचित पदार्थों में जल को अवशोषित किया जाता है। होस्ट्रा के कारण कोलन की जल अवशोषणी सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। होस्ट्रा ये चूसक प्रकार की संरचनाएं होती हैं भाई, और इसी कारण से जल अवशोषणी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिक दक्षता के साथ जल का अवशोषण होता है। खरगोश की हम बात करते हैं तो इसमें मल छोटी गोलिकाओं के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, और अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की इस क्रिया को विस्टोसर्जन या डिफेसिकेशन कहते हैं। डिफिकेशन कहते हैं भाई। आहार नाल की क्रमाकुंचनी गतियों द्वारा अपचित भोजन नीचे की ओर खिसकता है। खरगोश में विस्टोत्सर्जन की क्रिया अनैच्छिक होती है, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं होता है। परंतु अधिकांश जंतुओं में यह ऐच्छिक होती है। जैसे हमारे अंदर ऐच्छिक होती है, लेकिन खरगोश से पूछा जा सकता है भाई खरगोश में किस प्रकार की होती है, तो खरगोश में अनैच्छिक प्रकार की ये क्रिया होती है। कोलन में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, और ये जीवाणु विटामिन के, B1, B2 आदि का अवशोषण करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अपचित भोजन मलाशय में जाता है, जहाँ इसे मल में बदल दिया जाता है। मल में जल व ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ में भरे हुए जीवाणु 30%, वसा 10 से 12%, प्रोटीन 2 से 4% व अन्य पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से ये अवशोषण की प्रक्रिया होती है। एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई, इंजेस्टेड एंड सिक्रेटेड और अब्जॉर्ब्ड।
देखिए भाई, सलाइवा की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा निष्कासित होती है इन ग्रंथियों के द्वारा। फिर गैस्ट्रिक जूस लगभग 2 लीटर सिक्रेट होता है। बाइल जूस 500 से 700 ml सिक्रेट होता है लीवर के द्वारा, और ये पेंक्रियाटिक ग्लैंड है और इसके द्वारा पेंक्रियाटिक जूस निकलता है जो 1 से 1.5 लीटर होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो हमारी गृहिणी के द्वारा निकलता है ये 1.5 से 2 लीटर तक होता है, और इस प्रकार से टोटल जो सिक्रेट होता है वो 8.5 लीटर के समथिंग सिक्रेट होता है। इधर देखिए अवशोषण की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 लीटर अवशोषित करती है, सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 0.9 लीटर का अवशोषण होता है, और अब्जोर वो 8.4 लीटर के समथिंग अब्जोर हो जाता है, यानी कि 8.5 लीटर सिक्रेट होता है और 8.4 लीटर अब्जोर कर लिया जाता है, और जो फीसेज निकालते हैं हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 0.1 लीटर ही बाहर निकालते हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। सुबह के समय खरगोश की विष्ठा अर्ध ठोस गोलिकाओं के रूप में होती है। सुबह के समय इसमें अपचित सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है भाई, ये थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ पर सेलुलोज एक कोलोइड पदार्थ है और कोलोइड में जल को अपनी सतह पर बांधने की क्षमता होती है, इस कारण जल संपूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है। सेलुलोज को और अधिक पचाने के लिए खरगोश इनको पुनः अंतर्गत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। खरगोश पुनः इनको खाते हैं और सिकम सेलुलोज का पुनः पाचन शुरू होता है। ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा भाई, शाम के समय खरगोश की विष्ठा ठोस व शुष्क गोलिकाओं के रूप में होती है। इन गोलिकाओं को अपचित सेलुलोज की मात्रा कम होती है। खरगोश का यह स्वभाव समल भोजिता यानी कोप्रोफेगी या सीकोट्रोफी या सूडो रूमिनेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि खरगोश जो होता है जो विष्ठा निकालता है उसके अंदर क्या होती है, ठोस शुष्क गोलिकाएं होती हैं, उसमें कुछ मात्रा में आपको सेलुलोज देखने को मिलता है, तो इसलिए उन गोलिकाओं को वापस खाता है भाई, दोबारा से खा लेता है, और इसी स्वभाव को समल भोजिता कहते हैं, कोप्रोफेगी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भाई। ठीक है। आहार नाल में भोजन को दोहरा परिसंचरण सिक्रोट्रोफी कहलाता है। दोबारा से अगर आहार नाल में भोजन आ रहा तो वो सिक्रोट्रोफी कहलाएगा। खरगोश भोजन में मुख्यतः सेलुलोज ही होता है और इसलिए यह क्रिया आवश्यक होती है भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रख लेना भाई। विष्ठा का भूरा रंग 2 वर्णकों के कारण होता है, स्ट्रेकोबोलिन और यूरोबिलिन के कारण होता है। ये दोनों याद रख लेना भाई, वर्णक होते हैं, इनके कारण इनका भूरा रंग होता है विष्ठा का। दोनों वर्णक बिलिरुबिन के अपघटन से बनते हैं। विष्ठा में दुर्गंध जो आती है इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफन के कारण आती है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार भाई, दुर्गंध जो होती है किस कारण आती है, इंडोल, स्केटोल और ट्रिप्टोफन के कारण आती है। ये पदार्थ कोलन में जीवाणुओं द्वारा अमीनो अम्लों के अपघटन से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में कोलन में अमोनिया भी बनती है भाई। खरगोश की मल गोलिकाओं में दुर्गंध नहीं आती क्योंकि इसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। मांसाहारी प्राणियों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और इसी कारण इनका मल तीव्र गंध युक्त होता है। आपने कुत्ते के मल को देखा होगा और खरगोश के मल को देखना, उसमें कुत्ते के मल में ज़्यादा दुर्गंध मिलेगी क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि खरगोश में कम होती है प्रोटीन की मात्रा। तो ये अवशोषण की क्रिया कंप्लीट होती है भाई। पूरा अवशोषण यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया है। एक बार अच्छे से देखिए, पीछे जो हम पढ़ रहे थे उसका थोड़ा पैटर्न अलग था और अभी थोड़ी टाइम की समस्या आ रही है, इसलिए आपको ये नोट्स भी उपलब्ध हो रहे हैं और साथ साथ में इनको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। अभी कोई समस्या तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, पहले वाला ही मेथड अच्छी है या फिर ये मेथड अच्छी है। अब स्वांगीकरण की प्रक्रिया की ओर बात कर लेते हैं। अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है भाई, जो भोजन हमने अवशोषित किया है, जो आवश्यक भोजन हमने अवशोषित किया है, उस भोजन का उपयोग करना, उससे एनर्जी का निर्माण करना और उस एनर्जी का अन्य क्रियाओं में उपयोग करना, वो स्वांगीकरण कहलाता है। तो अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं जो जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अमीनो अम्ल का संग्रहण नहीं होता है अपितु इसका उपयोग प्रोटीन निर्माण में कर लिया जाता है। भाई अमीनो अम्ल बहुत सारे ऐसे आते हैं और फिर जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि व पुनः निर्माण में करते हैं। प्रोटीन का मुख्य रूप से हम बात करें तो शरीर की वृद्धि और पुनः निर्माण में किया जाता है। अधिक अमीनो अम्ल को ग्लूकोज एवं अंतः वसा के रूप में संचित कर लिया जाता है। अगर अमीनो अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो उसको ग्लूकोज या वसा में बदल दिया जाता है।
यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इस प्रकार अमीनो अम्ल के रूपांतरण से निर्मित ग्लूकोज का उपयोग शरीर में ईंधन के रूप में किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने में। इस प्रक्रिया को डी एमिनेशन कहते हैं, जो यकृत में संपन्न होती है। ये हम बात कर चुके हैं भाई पहले। इसी अमोनिया द्वारा यूरिया का निर्माण किया जाता है, जिसे अंतर रक्त के वरक द्वारा पृथक कर मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर लिया जाता है। ये अमीनो अम्ल से जो अमोनिया निकलती है ना, उससे यूरिया का निर्माण यकृत में होता है भाई। अधिक मात्रा में निर्मित मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज का संग्रहण यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं भाई अच्छे से। जब कभी रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यही संग्रहित ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि ये कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का विखंडन। पेशियों में संग्रहित ग्लाइकोजन पेशीय संकुचन द्वारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। अधिक मात्रा में निर्मित ग्लूकोज वसा के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। ज़्यादा मात्रा में हो तो उसको वसा में बदल दिया जाता है। आगे देखिए, वसा का संग्रहण शरीर में उपत्वचीय कलाओं, मिजेंट्री, एडिपोज उत्तक के रूप में होता है, वसा उत्तक के रूप में। संग्रहित वसा ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है। संग्रहित वसा ईंधन यानी कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। वसा की चालक प्रकृति शरीर के तापमान नियंत्रण एवं ऊर्जा संरक्षण में सहायक होती है। आप सभी को पता है भाई, वसा की जो चारों ओर परत होती है हमारी बॉडी की, वो क्या करती है, हमारे तापमान का नियंत्रण करती है और ऊर्जा का संरक्षण करती है। वसा का उपयोग पैकेजिंग पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न अंगों द्वारा इसका उपयोग में लिया जाता है। यकृत में निर्मित फास्फोलिपिड पुनः रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है और यकृत में ही वसा अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये स्वांगीकरण की क्रिया होती है भाई, अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण। मल त्याग की बात करते हैं। आहार नाल से मल के पृथक करने की प्रक्रिया मल त्याग कहलाती है। आहार नाल से जो अपचित पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया मल त्याग। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है, जो तंत्रिक प्रतिवर्त क्रिया को शुरू करता है, जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है और मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया जो कि एक वृत्त क्रमाकुंचन गति से पूर्ण होती है। आगे देखिए भाई, इस प्रक्रिया में छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर होने वाली क्रमाकुंचन गतियाँ प्रमुख योगदान करती है। भाई जो क्रमाकुंचन गतियाँ होती है उससे छोटी आंत से जो मल होता है ये बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग 1500 ml कायम प्रतिदिन बड़ी आंत से निष्कासित किया जाता है। कोलन में इसके द्वारा अधिकांश जल एवं इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम क्लोराइड का अवशोषण किया जाता है और कोलन की उपकला कोशिकाएं लोह, आयन एवं कैल्शियम के उत्सर्जन में सहायक होती है। भाई कोलन के अंतर्गत हम बात करें तो जल और जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, इनका तो अवशोषण होता है और कोलन की जो उपकला कोशिकाएं हैं इनके द्वारा आयरन और कैल्शियम का उत्सर्जन किया जाता है। ई कोलाई नामक जीवाणु कोलन में अपचित भोजन को ग्रहण करता है और भोजन को ग्रहण करके ये क्या करता है, विटामिन B12, विटामिन B1 थायमिन और विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन आदि का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ई कोलाई जो होता है ये अपचित भोजन का उपयोग करके B12, B1 और B2 विटामिन का निर्माण करता है। इन सभी का अवशोषण कोलन भित्ति के द्वारा होता है। अंतः कायम अर्ध ठोस मल में परिवर्तित हो जाता है। अंततः यह मल गोलिकाओं के रूप में मलाशय में प्रवेश करता है और मलाशय भित्ति पर दबाव उत्पन्न होता है, जिससे मल त्याग संवेदना मल प्रतिवर्त प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है। यह प्रतिवर्ती क्रिया कोलन के अंतिम भाग सिग्मोइड कोलन एवं मलाशय में क्रमशः उत्पन्न होती है, जिससे गुदा पर दबाव पड़ता है। गुदा पर दबाव द्वारा मल त्याग की प्रक्रिया होती है। इसमें बाह्य गुदीय अवरोधनी ऐच्छिक रूप से और आंतरिक गुदीय अवरोधनी ये अनैच्छिक रूप से शिथिल होती है। भाई जो दो अवरोधनी या दो वाल पाए जाते हैं गुदा के अंदर वाला वाल तो अनैच्छिक होता है और बाहर वाला वाल ऐच्छिक होता है। जब हमारी मल त्यागने की इच्छा होती है तो इस बाहर वाले वाल को खोल देते हैं और उससे क्या हो जाता है, मल बाहर निकल जाता है। नवजात शिशु में प्रक्रिया यह प्रतिवर्ती क्रिया बिना बाह्य गुदीय अवरोधनी के ऐच्छिक नियंत्रण के द्वारा होती है। भाई ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो ये हो गया आपके मल त्याग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। भाई अब कुछ डिजीज बच जाती है, इससे संबंधित वो डिजीज भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं।
ये डिजीज़ भी फटाफट कर लेते हैं, फिर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम विटामिन्स वगैरह के बारे में देखेंगे। पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। आंतरनलिका का शोथ जीवाणुओं एवं विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे कि फीताकृमि, गोलकृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म, पिनवर्म आदि से हो सकता है। पीलिया रोग की बात करते हैं, जोंडाइस, इसमें यकृत प्रभावित होती है। पीलिया में त्वचा, आँख पित्तवर्णकों के जम जाने से पीले दिखाई देते हैं, नाखून वगैरह यानी कि पूरी बॉडी आपको पीली देखने को मिलती है पीलिया के कारण, क्योंकि इसमें जो आपका बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पीले रंग के वर्णक होते हैं बाइल जूस में पाए जाने वाले, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है। वमन या वोमिटिंग। आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? वोमिटिंग कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र नियंत्रित करता है, वोमिटिंग सेंटर होता है। उल्टी से पहले बेचैनी अनुभूति होती है और उसके बाद में उल्टी होती है। ये कुछ खाने पीने में जो गड़बड़ी होने के कारण ये प्रक्रिया होती है। प्रवाहिका या डायरिया। आंत्र की असामान्य गति के बारंबार और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका डायरिया कहलाता है। इसमें क्रमांकुंचन गति पर कंट्रोल नहीं होता और वो असामान्य हो जाती है, जिससे बार बार मल त्याग करना पड़ता है और इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता या कब्ज जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है, यानी कि जो क्रमाकुंचन गति है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है या बंद हो जाती है, और इसी कारण से वो हमारा जो मल होता है बाहर त्यागना होता है वो आगे गति नहीं कर पाता है। अपच, इनडाइजेशन, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने, मसालेदार भोजन के कारण हो सकती है भाई अपच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मैंने बता दिया कुछ डिजीज के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है। संयुक्त आमाशय, कंपाउंड स्टोमक। संयुक्त आमाशय जुगाली करने वाले जंतुओं में पाया जाता है और ये आमाशय 4 कक्षों का बना होता है भाई, 4 कक्ष पाए जाते हैं इनमें। पहला है रूमेन, सबसे बड़ा वह प्रथम कक्ष होता है। दूसरा रेटिकुलम, सबसे बड़ा सबसे छोटा द्वितीय कक्ष होता है। तीसरा ओमेशम, ये तृतीय कक्ष होता है। एबोमेशम, ये चतुर्थ कक्ष होता है। इसी भाग में जठर रस का स्रावण होता है और इस कारण इसे वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। रूमेन तथा रेटिकुलम का भीतरी स्तर किरेटिन युक्त उपकला से आश्रित होता है। इस भाग में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ग्रासनाल व रूमेन में ऐच्छिक प्रकार की पेशियां होती है। इस कारण इस भाग की क्रमाकुंचन गति, तरंग गति जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। हिरण व ऊंट में ओमेशम कक्ष अब्सेंट होता है, हिरण व ऊंट में ये नहीं पाए जाते हैं भाई। तो ये थोड़ा सा हमने कंपाउंड जो स्टोमक होता है वो क्या होता है उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली है। ये देखिए चारों दे रखे हैं यहाँ पर कक्ष। ये आपका रूमेन हो गया पहला कक्ष, ठीक है। ये इसोफेगस है, पहला रूमेन हो गया, और दूसरा ये रेटिकुलम हो गया हनीकॉम्ब जैसा। तीसरा आपका ओमेशम हो गया, ये केमल और डियर में नहीं पाया जाता भाई ओमेशम। और ये चौथा हो गया अब ओमेशम या रेनेट जिसे हम बोलते हैं, ट्रू स्टोमक हो गया चौथा। 4 कक्ष होते हैं लेकिन केमल व डियर में 3 ही होते हैं। कैलोरी मात्रा, 1 ग्राम भोजन के कैलोरी मीटर में पूर्णतया दहन द्वारा मुक्त होने वाली उष्मा की मात्रा उसकी कुल कैलोरी मात्रा अथवा कुल ऊर्जा मात्रा कहलाती है। मनुष्य के शरीर में 1 ग्राम भोजन के दहन से वास्तव में मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा भोजन की कार्यकी मात्रा कहलाती है भाई, जिसे हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कह देते हैं। ठीक है ना, ये किस प्रकार से होती है, यानी कि कौन से भोजन से। देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है ऊपर पड़ा, ये वाला महत्वपूर्ण है भाई। कार्बोहाइड्रेट का दहन करते हैं तो इससे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओवरऑल हम बात करें तो 4 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन की हम बात करें तो वैसे तो 5.65 दे रखा, लेकिन यहाँ पर 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है इससे भी। और वसा से हम बात करें तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। तो ये तीनों नाम और ये वाले पॉइंट याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा भाई। सबसे ज़्यादा आपको वसा से 9 किलो कैलोरी, और इसके सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से और फिर प्रोटीन से। ठीक है, सबसे पहले विघटन होगा कार्बोहाइड्रेट का, फिर वसा का और फिर प्रोटीन का होगा। ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना भाई। ओके, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रोग। देखिए भाई, ये इसे हम सामान्यतः कुपोषण बोल देते हैं।
तो देखिए भाई क्या होता है, ये पहला तो होता है क्वाशियोर कोर। तो क्वाशियोर कोर में आदमी ऐसा नज़र आता है भाई, जिसके अंतर्गत बाल वो चेंज हो जाते हैं, वेस्टेज मसल्स वो कमज़ोर हो जाती है, फैट उपस्थित होती है, पेट निकल आता आगे, और ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है भाई। क्या क्या लक्षण होते हैं, यह भोजन की कमी के कारण होता है। ये 1 से 3 वर्ष के शिशु या बच्चों में प्रभावी रहता है भाई, ये भी याद रख लेना। लक्षण क्या होते हैं इसके, वजन में कमी, बोनापन, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, भूख न लगना, पैरों और चेहरे पर ओडिमा यानी कि सूजन हो जाती है। इसका निदान, ये तो लक्षण है इसके, और 1 से 3 वर्ष के बच्चे में ये प्रभावी होता है। निदान क्या होगा इसका, प्रोटीन मात्रा में वृद्धि ऊतकों की मरम्मत व शरीर की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होता है भाई। प्रोटीन उत्पाद हमें ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे, इसलिए भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा उसे लेनी चाहिए। दैनिक आवश्यकता, वयस्क में 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर भार के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन है वो होनी चाहिए भाई प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग। तो बच्चों में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, डेली कितनी प्रोटीन की मात्रा चाहिए। स्रोत क्या होते हैं प्रोटीन के, दाल, मांस, अनाज, मछली, दूध, मूंगफली, मटर, हरी सब्जियां, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। जो क्वाशियोर कोर डिजीज से जो ग्रसित बच्चा है उसको हमें ये देना चाहिए भाई। अब नेक्स्ट आता है मरासमस डिजीज। इसमें शरीर का क्या हो जाता है भाई, क्षय हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है देख सकते हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, इसमें आते भी आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए भाई, नॉर्मल हेयर रहते हैं, ओल्ड मैन जैसा फेस हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है शरीर पर, मसल्स पतली हो जाती है और वजन कम हो जाता है, फैट बिल्कुल ही नहीं रहती है भाई, ठीक है ना। और ओडिमा नहीं, सूजन नहीं होती इसके अंतर्गत, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। देखिए भाई और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन पूर्ण उपभोज्य कैलोरी की कमी से लगभग 1 वर्ष की आयु तक होता है। ये 1 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखना भाई, क्वाशियोर कोर होता है ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मरासमस की जब बात करते हैं तो मरासमस प्रोटीन तो होता ही है, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी अनुपस्थित होता है भाई। इन दोनों की कमी से होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लक्षण क्या हो जाएंगे, क्षीण शारीरिक वृद्धि होती है, त्वचीय वसा का नष्ट होना, पसलियों का कमज़ोर होना, हाथ पैरों का दुबला हो जाना, त्वचा का शुष्क, पतला व झुर्रीदार होना, पैर व चेहरे पर ओडिमा नहीं होती यानी कि सूजन नहीं होती है और भार में कमी होती है। निदान के लिए हम पर्याप्त प्रोटीन व उपयुक्त मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन शिशु को देना चाहिए भाई। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन हमें देना चाहिए। स्रोत जो क्वाशियोर कोर में देते हैं ना, वही स्रोत हो जाएंगे, दाल, मांस, अनाज, मछली, दूध, मूंगफली, ये सभी हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये दोनों हमने बात कर ली। आगे और देखिए भाई, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इसे ओवर न्यूट्रिशन कह देते हैं। संतृप्त वसा जैसे कि मक्खन, घी, लाल मांस, अंडे आदि की अधिक मात्रा लेने से हो जाता है ये, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है, और इसी कारण से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस व हार्ट अटैक जैसी संभावना है वो बढ़ जाती है ओवर न्यूट्रिशन होने से, ठीक है। आगे देखिए भाई, स्थूलता या मोटापा, ये भी ओवर न्यूट्रिशन से होता है। उच्च कैलोरिक पोषक तत्व जैसे कि शर्करा, शहद, संतृप्त वसा आदि की अधिक मात्रा लेने पर वसा ऊतकों पर जमने लगती है, जिससे उच्च रक्तदाब, डायबिटीज, हृदय रोग जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हरी सब्जी लेनी चाहिए और लगातार व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाइपर विटामिनोसिस, ये भी ओवर न्यूट्रिशन से ही होता है। यह विटामिन की अधिकता लेने के कारण होता है, जैसे कि विटामिन डी की अधिकता लेने से नरम ऊतकों पर कैल्शियम जमने लगता है। विटामिन ए की अधिक मात्रा से भूख नहीं लगती है भाई, ए अधिक हो जाता है और खुजलीदार दाने होने लग जाते हैं। फ्लोरोसिस, यह फ्लोरीन की अधिक मात्रा लेने से होता है और यह धब्बों युक्त दांतों द्वारा प्रकट होता है, यानी कि दांतों पर धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे भाई। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम टाइप करके नोट्स वो पढ़ रहे हैं, पीछे हमने लिख करके वैसे देखे थे, कोई समस्या नहीं है भाई, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, तो वो हम क्वेश्चंस में डिफरेंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में विटामिन्स वगैरह करके इस टॉपिक को ही कंप्लीट कर लेंगे।